नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हिंदी दिवस के महत्व को समझाने के लिए डॉक्टर राम गोपाल सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर राम गोपाल सिंह गुजरात विद्यापीठ के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी के जाने माने विद्वान हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी पर आपका विशेष योगदान रहा है। जब भी मित्रों हम हिंदी दिवस की शुभकामनाएं लेते या देते हैं, हम स्वयं को दो धरातलों में बटा हुआ पाते हैं। एक और हिंदी का वह व्यापक और विशाल स्वरूप है जहां उसके बोलने वाले लोगों की संख्या के कारण वह विश्व के तीसरे स्थान पर है, और दूसरी ओर उसे संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में घोषित किए हुए दसियों साल हो गए, लेकिन आज तक हम उसे योग्य रूप में कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं। इन दोनों के बीच में हम कहीं न कहीं अपने आप से ये प्रश्न हमेशा पूछते हैं कि हम अपने आप को कहाँ जोड़ पाएं। हिंदी सदियों से भारत में लोक संपर्क की भाषा रही है। इसका एक कारण यह रहा कि इसमें भारत के भावनात्मक एवं सांस्कृतिक समन्वय की अपार क्षमता रही है। यह कहते ही हमारे सामने तुरंत यह प्रश्न उपस्थित होता है, तो क्या अन्य भाषाओं में समन्वय की यह भावना नहीं है? लेकिन है। अभिव्यक्ति की वह क्षमता नहीं है जो हिंदी में है। कहीं न कहीं हमें यह महसूस होता है कि अन्य भाषाएं भारत को उस रूप में नहीं बांध पाई हैं जिस रूप में हिंदी ने बांधा है। गुजराती में हंसी मजाक में कही जाने वाली एक उक्ति मुझे याद आती है, बाबा बन्या है तो हिंदी तो बोलना पड़ेगा। और हिंदी की एक उक्ति कि साधु तो चलता भला। ये बाबा और साधु दोनों ही देश का भ्रमण करते रहे और कहीं न कहीं हिंदी का प्रचार और प्रसार करते रहे। इसी भाषा को हिंदी में भाखा नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में यह भाखा अनेक रूपों में अनेक स्थानों पर प्रचलित थी। दयाराम की गरबी हिंदी में लिखी गई है, अनेक पद ब्रज में लिखे गए, और ये भाखा का ही स्वरूप था जो दयाराम में हमको देखने को मिलता है। लेकिन जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, जिसे मेरठ के आसपास बोला जाता था और जिसे जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली हिंदी के रूप में पहचाना। जॉन गिलक्राइस्ट के बारे में बताना मुझे यहाँ उचित लगता है। सन 1789 में जॉन गिलक्राइस्ट बम्बई आते हैं, 2 वर्ष के लिए यहाँ रुकते हैं, और वो अपनी आर्मी के साथ जो भाषा बोली जा रही थी उसे देखते हैं, उसका एहसास करते हैं कि ये भाषा कुछ अलग है। वो फतेहगंज पहुंचते हैं, वहाँ आर्मी के कैंटोनमेंट में जाते हैं और सिपाही के साथ बोली जाने वाली जो भाषा थी उसे देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये भाषा कुछ अलग है, ये भाषा किसी क्षेत्रीय बोली से संबद्ध नहीं है, और उन्हें लगता है कि अब मुझे इस पर काम करना चाहिए। वो 2 वर्ष की छुट्टी लेते हैं और फिर उस भाषा पर काम करने लगते हैं, और वो इसे हिंदुस्तानी का नाम देते हैं। इसी हिंदुस्तानी ने नवजागरण युग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वहाँ से लेकर आज तक ये हिंदी के रूप में जानी गई। उसके बीच में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन
इस पर बात करने के लिए हम डॉक्टर राम गोपाल सिंह से निवेदन करेंगे कि आप हमें इस हिंदी का के स्वरूप के बारे में थोड़ा परिचय करवाएं और उसके बाद राजभाषा किस रूप में अस्तित्व में आती है उसके बारे में भी आप हमें बताएं। नमस्ते सर। नमस्कार, धन्यवाद मैडम एक इतनी सुंदर भूमिका बांधने के लिए। जैसा कि आपने जॉन गिलक्रिस्ट की बात की, जॉन गिलक्रिस्ट चूँकि अंग्रेज़ों की सेना थी उसके साथ थे और वो वहाँ सर्जन थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। लेकिन जब 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज खुला, उस फोर्ट विलियम कॉलेज में चूँकि उस समय आईसीएस परीक्षा थी, इसलिए आजकल जो आईपीएस आईएएस होते हैं इसी तरह का 4 साल की ट्रेनिंग लेने के लिए इस कॉलेज में आते थे। और सचमुच गिलक्रिस्ट ने, जैसा आपने कहा, इतना महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने कि उनको चूँकि फारसी भाषा आती थी, अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी, उन्होंने बंगाली सीख ली थी, हिंदी उनको आती थी, इसलिए उन्होंने 4 साल की ट्रेनिंग में उन्होंने हिंदी के लिए एक भूमिका तैयार की। उन्होंने भाषा, जैसा कि आपने भाका कहा, उन्होंने भाषा मुंशी, जिसको आप कहेंगे लैंग्वेज क्लर्क, 4 उन्होंने वहाँ बुलाए, जिनमें से पहले लैंग्वेज क्लर्क थे लल्लू लाल जी वहाँ पहुँचे और इनको एक अनुवाद दिया गया और इनको दिया गया था अनुवाद। इन्होंने अनुवाद जो किया था वो अनुवाद प्रेम सागर नाम से किया और ये जो प्रेम सागर 1803 में इसी प्रिंटिंग प्रेस से छपा। हिंदी में पहली बार कॉमा इस किताब में छपा, पहली बार कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, आप कहें क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, जितने भी आपके चिन्ह हैं वो सारे, चूँकि हमारे पास फुल स्टॉप पहले से था, बाकी सारे के सारे। गिलक्रिस्ट का चूँकि आपने चर्चा कर दी, गिलक्रिस्ट ने इतनी मेहनत की कि इसमें कितने सारे जो हमारे पास मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य जो हिंदी में नहीं थे, ये भी सारे के सारे ये व्यक्ति लाया। और आप कहें कि जैसे मैं कहूँ, मैंने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इसमें जो की है, छोटा एक ही मात्रा जो लगती है, ये भी जॉन गिलक्रिस्ट फारसी से लाया। शुक्र अल्लाह की यार हमरंग अस्त, यार मंदिर जहाँ अजब अस्त, यानी शुक्र अल्लाह की यार हमरंग अस्त की लाया ये फारसी से और वहाँ से, इसलिए हिंदी को इतना सुदृढ़ बनाया। और उसके बाद वहाँ पहुँच गए इंशाअल्लाह खां, उन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी। उसके बाद वहाँ सदल मिश्र पहुँच गए। हमारे पास ये हिंदी गद्य के जब खड़ी बोली गद्य है, इसके 4 लेखक वहाँ से पैदा हुए, लेकिन इसको संस्कार सारा का सारा मिला, हमें सारा का सारा संस्कार अंग्रेजी का मिला। इसलिए इसकी जो वाक्य रचना है, इस वाक्य रचना में हिंदी के अपने सरल वाक्य तो पुराने अपनी उसकी जो परंपरा के हैं ही, लेकिन इसमें जो जटिल वाक्य हैं, आप मिश्र वाक्य कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे, और जो सन्निविष्ट वाक्य जिनको अंग्रेजी में पैरेंथेटिकल क्लॉज कहते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ गए। इसलिए हिंदी को इन्होंने बहुत बड़ा एक सहयोग दिया हिंदी को। और हिंदी का जो एक संदर्भ चला आ रहा था, चूंकि 1800 ईस्वी की बात है, हालांकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1850 के बाद दिखते हैं, इसलिए ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ, हालांकि मैं यहाँ फिर कहूँ कि वो समय ब्रजभाषा का था, रीतिकाल का समय था, सारी रचनाएं ब्रजभाषा में हो रही थी, लेकिन यहाँ से एक जो गद्य का चला। और हमारे पास मजे की बात ये कि हमारे पास काव्य इतना सारा था आदिकाल से लेकर के, गद्य हमारे पास था ही नहीं। ये गद्य हमारे पास था भी तो व्रज का थोड़ा सा 284 वैष्णवन की वार्ताएं वगैरह, लेकिन यहाँ से गद्य एक ऐसा सुदृढ़ पैदा हुआ। हिंदी गद्य को फोर्ट विलियम कॉलेज ने इतना संस्कारित कर दिया और उसके बाद इनको मिल गया सबसे बड़ा प्रस्तर मेरा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का 1850 के बाद में। हरिश्चंद्र जी ने इसको आगे उठाया, लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा योगदान था पत्रकारिता। 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक पहला समाचार पत्र निकला, उदंत मार्तंड, जिसके आप देखें युगल किशोर शुक्ल, पंडित युगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। पंडित जी ने ऐसा काम किया कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी, खड़ी बोली हिंदी ढल रही थी, उस खड़ी बोली हिंदी को पत्रकारिता में लाए। और उसके बाद हिंदी के समाचार पत्र कहीं से भी निकले पूरे भारत से, वो इसी भाषा में निकले जो फोर्ट विलियम कॉलेज में ढली थी, जिसको हमने आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य कहा। और इस गद्य का इतना संस्कार हुआ कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र और उनका जितना भी मंडल था उन्होंने तो किया, लेकिन आगे हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका। ये सरस्वती पत्रिका 1903 में निकली नागरी प्रचारी सभा काशी से, और इस पत्रिका के माध्यम से पंडित जी ने इतना काम किया कि हिंदी का पूरा सुधार किया, संस्कार किया, व्याकरण रचनाएं सीखी। और अब यहां बिल्कुल उल्टी बात हो गई। पहले हिंदी में कविता ही कविता, लेकिन खड़ी बोली हिंदी में कोई कविता नहीं, केवल गद्य, चूंकि खड़ी। लेकिन पंडित जी ने कोशिश की, अपना एक मंडल बनाया। उसमें सबसे पहले आप देखें तो यहां आपको कई सारे मिलेंगे, मैथिलीश्वर गुप्त हैं, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध हैं, इन लोगों को लाए और इनसे कहा कि आप कविता लिखो, खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली में कविता लिखो। खड़ी बोली कविताएं तो लिखी तो ये मैथिलीश्वर गुप्त ने भी लिखी, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय तो इतने ज़्यादा आप कहें कि उनको इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने तो एक पूरा का पूरा महाकाव्य लिख डाला, जिसका नाम है प्रिय प्रवास।
प्रिय प्रवास इसमें लिख डाला और यहां से शुरू हुई। हालांकि ये जो खड़ी बोली जो इस तरह से चली आ रही थी, इसको जाकर के अगर आप देखेंगे पंडित जी ने इस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इसको एक साथ पूरी तरह से इसको कहीं व्याकरण सम्मत है, इसके व्याकरण के लिए दूसरे के लिए इतने प्रयास किए, इस भाषा का उन्होंने काफी संस्कार किया। लेकिन 1918 में आप जानते हैं कि छायावाद आ जाता है और वहां 4 जो प्रमुख जो उसके स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों ने इस खड़ी बोली को कविता के माध्यम से, गद्य के माध्यम से ऐसा चमकाया कि ये जो खड़ी बोली जो गद्य है या खड़ी बोली कविता है, ये खड़ी बोली कविता चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। और उत्कर्ष, लेकिन यहां एक चीज मुझे राष्ट्रभाषा के संदर्भ में, चूंकि हम यहां बात कर रहे हैं, एक बात कहनी पड़ेगी कि उर्दू जो पहले से चली आ रही थी, उर्दू हालांकि बहुत पहले जो शिविरों में, छावनियों में, खेमों में पैदा हुई थी, अरबी का शब्द है उर्दू और उर्दू का मतलब होता है कैंटोनमेंट, शिविर। शिविर में पैदा हुई थी, जमाने उर्दू थी, बाद में जमाने उर्दू में मोल्ला बनी, दक्षिण भारत में गई 450 साल तक वहां दक्षिण हिंदी रही, उत्तर भारत में 1750 में आई तो उर्दू में आ गई और उसके बाद इस जो भाषा कौन सी, आम आदमी की भाषा। मैं यहां एक चीज और कह दूं, जब गांधी जी लौटे और उसके बाद उन्होंने यहां से अंग्रेजों को भगाने का जो आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ी जो मेहनत की थी, उसमें उन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा को चुना था। गांधी जी मानते हैं कि जिस देश के लोग सबसे ज्यादा जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा उस देश की संपर्क भाषा होती है। नेहरू जी भी यही कहते थे, नेहरू जी उसे लिंक लैंग्वेज कहते थे, गांधी जी उसे राष्ट्रभाषा कहते थे। राष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करें वो भाषा। गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था उस समय जो भी रेलवे से वो तृतीय श्रेणी में जाया करते थे और पूरे गांधी जी कहते हैं कि पूरे भारत में मैं गया और मैं टूटी फूटी हिंदी जो भी बोलता था उस हिंदी में सारे के सारे लोग मुझे समझते थे। इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है हिंदी का संदर्भ, और यहां से हिंदी का संदर्भ फिर आगे गया सारा का सारा ये सब। तो मैडम यहां से संदर्भ में थोड़ा सा करें। मित्रों, हम एक विराम के बाद इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है। आपने सर गांधी जी की बात कही। मुझे लगता है क्या गांधी के बाद, गांधी के निधन के बाद हिंदी की वही स्थिति बनी रही, या हम राजभाषा की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि गांधी जी के बाद राजभाषा बनानी पड़े तो कहीं ना कहीं हिंदी गांधी जी के साथ ही खत्म हो गई? आपने प्रश्न एक ऐसा किया है जो कहीं ना कहीं लोगों के, आम लोगों के जहन में होगा। मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था, जब अंग्रेजों ने, गांधी जी ने जैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा, अंग्रेजों ने अपनी फूटनीति पैदा कर दी कि देखो गांधी हिंदू हैं और हिंदी को राष्ट्रभाषा बना रहे हैं, मुसलमानों की भाषा जो उर्दू है उसकी बात नहीं कर रहे। गांधी जी बड़े चतुर थे, उन्होंने अगले दिन अहमदाबाद से उनके 3 समाचार पत्र निकलते थे और उनमें नवजीवन से, उनमें उन्होंने छाप दिया अगले ही दिन कि मैं अब हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा कह रहा हूं, और हिंदुस्तानी का उन्होंने फॉर्मूला दिया, हिंदी प्लस उर्दू इज इक्वल टू हिंदुस्तानी। हालांकि फॉर्मूला कहां से लिया? फोर्ट विलियम कॉलेज से, क्योंकि जॉन गिलक्रिस्ट ने भी जो वहां विभाग बनाया था उसका नाम भी हिंदुस्तानी विभाग था। इसलिए जैसे उन्होंने हिंदुस्तानी विभाग बनाया और उन्होंने फिर वही बात की कि मैं हिंदुस्तानी उस भाषा को कह रहा हूं जो भाषा देवनागरी लिपि में और अरबी फारसी लिपि दोनों में लिखी जाती है। ये एक भाषा ऐसी भाषा है, उत्तर भारत के चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं कोई भी हैं, जो आम लोग, जो चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो बेपढ़े हैं, वो सारे के सारे बोलते हैं, जो एक आम जवान है। इस भाषा को उन्होंने राष्ट्रभाषा कहा। लेकिन गांधी जी ने अपना पूरा आंदोलन इसी के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से चलाया। और गांधी जी के समय में बेशक गोखले जी हों या और भी हों, जिनको कई बार कईयों को तो अपने गुरु कहा करते थे, लेकिन वो भी अगर किसी मन से बात करते थे अंग्रेजी में तो गांधी जी का नंबर चूंकि अध्यक्ष हुआ करते सबसे अंत में आता था, और गांधी जी सीधे अपना नाम आते ही नाम कहा करते थे कि अभी गोखले जी ने आपको भाषण दिया, अंग्रेजी में दिया, कितनों को समझ आए हाथ उठाओ, 2 4 6 हाथ उठते थे। और उसके बाद वो एक दूसरे की, गांधी जी बेइज्जती जबरदस्त करते थे मन से, अपने गुरुओं को भी नहीं छोड़ते थे। और उसके बाद वो कहते थे अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कितनों को समझ आएगा, लोग दोनों हाथ अपने उठाया करते थे और गांधी जी से हिंदी में बात करते थे। गांधी जी का हिंदी के प्रति बिल्कुल बहुत प्रेम था, गांधी जी का सभी भारतीय भाषाओं के प्रति जबरदस्त प्रेम था। और गांधी जी ने तो नवजीवन के माध्यम से जो गुजराती की लिपि है, जो गुजराती की लिपि है, उस लिपि में भी उन्होंने ऊपर सिरोरेखा लगवाना शुरू कर दिया था गांधी जी का। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था, चूंकि हम मूल बात पर आए, संविधान बन रहा था, लेकिन संविधान बनने के साथ ही चूंकि हमने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया, लेकिन 3 दिन तक हमारी संविधान सभा में बहस चली।
हमारी संविधान सभा की बहस है जब 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर 1949, चूंकि हमारा संविधान बन रहा था। हमारे संविधान निर्माण, जो भी संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, जो भी उसके संयोजक थे, वो जो भी सदस्य थे, वो सब काम कर रहे थे। लेकिन गांधी जी इससे पहले जा चुके थे। इसलिए गांधी जी जब जा चुके थे, 3 दिन भाषा पर हमारी संविधान सभा में बहस हुई और तीनों दिन किसी ने अंग्रेजी का कहा, किसी ने संस्कृत का कहा, किसी ने बंगाली का कहा, किसी ने मराठी का कहा, किसी ने उर्दू का कहा। लगातार बहस होती रही। क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष आप जानते हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। इस बीच में अंबेडकर जी ने सदन को कई बार संबोधित किया और अंबेडकर जी का एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना था कि जैसे एक लंबे समय, करीब 700 साल तक शासन चला मुस्लिम उस समय शासन में, तब एक भाषा के माध्यम से फारसी दरबारी भाषा रही। उसके बाद अंग्रेज आए तो यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी, उन्होंने अपना पूरा शासन अंग्रेजी के माध्यम से चलाया। वो ये कहना चाहते थे स्वतंत्र भारत में किसी एक भाषा के माध्यम से शासन चलना चाहिए। वो बार बार कहते थे मैं किसी एक भाषा की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन ये संविधान सभा है, एक भाषा चुने। अगर ज़्यादा भाषा चुनेंगे तो हमारे पास बाद में बड़ी दिक्कत आएगी, हमारे क्षेत्रवाद बन पाएगा, दूसरी चीज़ बन पाएंगी। चूँकि उन्होंने कई बार कहा। लेकिन संविधान सभा में जब बहस हुई तब 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से, हालांकि वोटिंग हुई, सर्वसम्मति से हिंदी को सबसे ज़्यादा वोट मिले और हिंदी स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार के स्तर पर राजभाषा घोषित की गई। राजभाषा जैसे घोषित हुई, संविधान जैसे 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, वैसे ही हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिल गया। और हमारे पास इससे पहले हिंदी के आप देखें तो हमारे पास रूप कितने थे। या तो हिंदी का बोलचाल का रूप था। हिंदी को समझिए, हिंदी का मतलब हिंदी पूरा परिवार है। हिंदी के अंदर हिंदी की सारी बोलियां आ जाती हैं। इसलिए हिंदी का बहुत बड़ा, करीब आधा भारत कहें तो आधा भारत है हिंदी की बोलियों का है। इसलिए हिंदी की बोलियां सब उसमें आ गई। और जब ये संविधान सभा ने जैसे इसको किया लागू, संविधान जैसे हुआ, उसके बाद हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप पनपने लगे। चूंकि राजभाषा बन गई, इसलिए सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल करना था और सब होना था। इसके प्रयोजन, अब हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत थी, एक तो हमारे पास, चूंकि इससे पहले हिंदी कभी भी अपनी पैदाइश, हिंदी की पैदाइश तो 1000 ईस्वी के आसपास की है, सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी और गुजराती दोनों एक ही सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हैं। लेकिन हमारे पास केवल बोलचाल का रूप और साहित्य का रूप, धर्म दर्शन के रूप के सिवाय हमारे पास भाषा का कोई भी रूप नहीं था। लेकिन जैसे ही ये राजभाषा बनी, वैसे हमें जरूरत पड़ी शब्दों की। इसलिए हमने शब्द सारे के सारे अनुवाद किए अंग्रेजी से। चूंकि अब इसमें जो भी कुछ प्रयोग होता है, हमने सारी की सारी कार्यविधि अंग्रेजी की ले ली। अंग्रेजी के लिए तो हमें अंग्रेजी की कार्यविधि को अपने यहाँ, चूंकि हमारे यहाँ तो रही नहीं। हमारा अगर कोई बहुत बड़ा उद्योग था तो हमारा कृषि उद्योग था, खेती का उद्योग था, इसलिए उसके हमारे पास बहुत सारे शब्द थे, शब्द नहीं थे। उस समय नेहरू जी को हम एक मिले थे, डॉक्टर रघुवीर, चूंकि पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो भी शरणार्थी थे, एक शिविर में मिल गए और नेहरू जी ने उनकी छवि को पहचाना कि तो बहुत बड़ा विद्वान है, उनको 5-6 भाषाएं आती थी, उनको लाए और उनसे वहां फिर शब्द बनवाए। इसलिए हमारे पास शब्दों का बहुत बहुत बड़ा काम रघुवीर जी ने किया। इसलिए यहां से हिंदी की एक बड़ी भूमिका बनी। जी मैडम। इसके कार्यान्वयन के लिए अभी क्या किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम उसे उस रूप में नहीं स्थापित कर पा रहे हैं जिस रूप में हिंदी को स्थापित होना चाहिए था। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके कार्यान्वयन के लिए हम कर रहे हैं, या सरकार के द्वारा की जा रही है, या फिर हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसे कर रहे हैं? जी मैडम, हमारे पास जो कार्यान्वयन की बात है, ये कार्यान्वयन हमारे पास, जो हिंदी राजभाषा बनी, राजभाषा बनने के साथ ही इसे सरकारी प्रश्रय मिल गया। जैसे ही सरकारी प्रश्रय मिला तो केंद्र सरकार में सब, हमारे कई राज्य हैं जिनकी भी राजभाषा है, उत्तर प्रदेश की भी है, बिहार की भी है, दिल्ली की भी है। आप जानते हैं केंद्र सरकार तो पूरा है, इसमें से कई प्रदेशों की राजभाषा भी, हिमाचल की भी है, ये सब। इसलिए इसको जैसे मिला तो कार्यान्वयन का चूंकि काम आया भारत सरकार का। भारत सरकार ने हालांकि कार्यान्वयन के लिए अगर कहेंगे तो 1950 में लागू हुआ, 1952 में, 1955 में, 1960 में राष्ट्रपति जी ने आदेश निकाले। हालांकि हमारे पास 2 टर्म में बाबू राजेंद्र प्रसाद थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, इन्होंने बहुत मेहनत की और 1960 का जो 27 और 1960 का जो इनका आदेश आता है, उसमें तो उन्होंने इतना कर दिया कि हिंदी की जो लिपि है, लिपि और अंकों का मानकीकरण, उसके बाद केंद्र सरकार के कार्यालयों में जो भी लोग हैं उन लोगों को प्रशिक्षण के लिए उनका अपना संस्थान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है। इसके बाद इन्होंने ये, उस समय हमारा शिक्षा मंत्रालय था, अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है, बीच में मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसने उस समय केंद्रीय हिंदी निदेशालय के साथ मिलकर के हिंदी देवनागरी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण कराया। उसके बाद कार्यालय में जो भी कुछ हैं लोग हैं उनके लिए जो इसका कैसे ज़्यादा प्रयोग हो, शब्दावली की बात है तो शब्दावली की वहाँ चर्चा थी। हमारे पास उसके लिए सबसे पहला काम, हमारे पास देवनागरी हिंदी वर्तनी और लिपि का मानकीकरण हुआ, अंकों का मानकीकरण हुआ। उसके बाद हमारे पास एक इन्होंने कहा था शब्दावली आयोग होना चाहिए, इसलिए हमारे पास 1 अक्टूबर 1961 को वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली में बना।
मैं जो बात कर रहा था शब्दों का टोटा था, लेकिन उस समय ये नियम बना दिया वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए कि केवल भारत में एक ही आयोग शब्द बनाएगा, कोई भी व्यक्ति शब्द नहीं बना सकता प्रयोजन मूलक क्षेत्रों के। हमारे पास 500 से ज्यादा प्रयोजन मूलक क्षेत्र हैं, इनकी शब्दावली वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने बनाई है। और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, इसका शॉर्ट होता है CSTT। कभी भी आपको जरूरत पड़े www.cstT.gov.in पर जाइए, पूरे जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो विज्ञान की है, विधि की है, पत्रकारिता की, नैनो साइंस की, 500 से ज्यादा क्षेत्र हैं, सबकी शब्दावलियां फ्री डाउनलोड रखी हुई है। चूंकि इन क्षेत्रों को वो लोग तो जानते हैं जो प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चूंकि शब्द वहीं से लेना है, कोई भी शब्द। और सबसे बड़ी बात है शब्दावली में कि एक शब्द के लिए एक ही शब्द होना है। अंग्रेजी का एक शब्द है, लेकिन शब्द दसियों प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको सोचना पड़ता है कहाँ क्या अर्थ है। लेकिन हिंदी में हर एक के लिए अलग शब्द बनाया है, इसलिए हम शब्दों के संदर्भ में बहुत सक्षम हैं। हमारे पास शब्दों का कोई टोटा नहीं है। हमारे पास करीब करीब 25 से 30 लाख प्रयोजन मूलक क्षेत्रों के शब्द हैं। इसलिए जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े नहीं हैं, वो इस तरह के सवाल कर सकते हैं कि हिंदी का संदर्भ है, प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में क्या हुआ है। जबरदस्त प्रगति है प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में। अब तो हिंदी के माध्यम से, चूंकि हमारे पास जो राष्ट्रीय जो एक मिशन बनाया था, नॉलेज का मिशन, उसमें तो इतना कर दिया, 250 करोड़ दिए थे मनमोहन जी थे, तब तो हमारी जितनी पाठ्य पुस्तकें हैं, जितनी भी टेक्निकल क्षेत्र की, सारी अनुवाद हिंदी में करा दिया। और पूरी कोशिश उस समय की गया, शुरू हो गया है कि हिंदी के माध्यम से हमारे, चाहे मेडिकल साइंस का है, चाहे विज्ञान का है, हर एक क्षेत्रों में हमारे हिंदी के माध्यम से हमारे अपने बच्चे। और अब जब से नीट शुरू हुआ है, तब से, अभी कल ही नीट की परीक्षा थी, अब तो हमने कितनी सारी भाषाओं में परीक्षाएं तक आयोजित कर दी हैं। इसलिए ये सारा हमारे पास शब्दों का हमारे पास कोई अभाव नहीं है। प्रशिक्षण के लिए हमारे पास चूंकि राजभाषा विभाग इतने प्रयत्न करता है, कभी आप वेबसाइट पर जाएं, www.rajbhasha.gov.in डाल दीजिए, केवल राजभाषा डालिए, उस पर पूरा कार्यवर्णन आपको मिलेगा। चूंकि भारत सरकार ने, चूंकि हमारे वहां व्यवस्था संवैधानिक क्या है कि एक तो भाग 5 में है, 120वां अनुच्छेद है, संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेंगी। उसके बाद हमारे पास जो 6वां भाग है, 220वां जो हमारे पास अनुच्छेद है, वहां हमारे पास क्या है कि अष्टम अनुसूची है। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें सिंधी आ गई, बाद में 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी आई, बाद में इसमें 4 भाषाएं बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी आई। इस समय इसमें 22 भाषाएं हैं संविधान की अष्टम सूची में, लेकिन अंग्रेजी इसमें नहीं है और हो भी नहीं सकती। ये भारतीय भाषाओं की सूची है। कोई भी राज्य है, अगर वो अपनी राजभाषा बनाना चाहता है तो अष्टम अनुसूची से राजभाषा लेनी होती है। आप ये भी जानते हैं कि कार्यान्वयन के संदर्भ में हमारे पास दिल्ली अब तक एक ऐसा राज्य था जिसके पास 4 भाषाएं थी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब तो हमारे पास 5 भाषाएं हो गई हैं। हमारे पास डोगरी भी वहां पहुंच गई है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, कश्मीरी भी है, अंग्रेजी भी है। हमारे पास 5 भाषाएं। इसलिए कार्यान्वयन हमारे पास काफी अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। जी मैडम। लेकिन बावजूद उसके आज हम जिस स्थिति में हैं, हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना पसंद करते हैं, हिंदी में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। जबकि आपने ये बताया, और नई शिक्षा नीति जब लागू होने जा रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तब हमको लगता है कि इन भारतीय भाषाओं की स्थिति बदलनी चाहिए। और अगर बदलती है तो आप हिंदी को कहाँ पाते हैं? क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं एक तरह से पिछड़ी हुई हम देख रहे हैं आज। मुझे लगता है कि हिंदी के लिए पिछड़ी हुई शब्द प्रयोग करना उचित नहीं होगा, पीछे हो रही है, उचित नहीं होगा। चूंकि हमारे पास अभी तो ये हालत है जी। इस समय आप देखिए हिंदी में लाखों पद हैं। चूंकि मैं तो कितने सारे बोर्डों में जाता हूं, हमें अभी लोग नहीं मिलते। लेकिन मैं यहाँ एक और बहुत मजे की बात कर दूं, दक्षिण भारत में चाहे हम रेलवे में जाएं, बैंकों में जाएं, कहीं भी हम इंटरव्यू लेने जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, अब दक्षिण भारत के बच्चे हिंदी पढ़ करके सारी नौकरियां। अब उत्तर भारत से एक भी व्यक्ति दक्षिण भारत में हिंदी का एक भी पद नहीं ले पा रहा है, महाराष्ट्र में भी ले पा रहा है। आप ये समझिए हिंदी के पद सारे वहां के लोग हैं। इसलिए हिंदी पढ़ करके रोजगार के नए अवसर हैं, हिंदी के माध्यम से लोग रोजगार के अवसर। और आप जानते हैं कि बैंकों में तो आप देखिए कि जनरल मैनेजर तक का पद है हिंदी का। अगर आप मिनिस्ट्रियों में जाएं तो वहां तो डायरेक्टर जनरल तक का पद है। हिंदी के पद इतने आगे तक सरकार ने रखे हैं। इसलिए हिंदी के लिए सब जगह प्रशिक्षण की व्यवस्था। अब कार्यान्वयन की जब आपने बात की है, तो इस समय हमारा राजभाषा विभाग कर रहा है, वो हर साल 1 अप्रैल को एक वार्षिक कार्यक्रम देता है केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए। इस समय जो कच्छ क्षेत्र है जिसमें हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं, उसमें करीब 5 साल से 100% हिंदी का काम चल रहा है। अंग्रेजी का वहां जितना विधान है उतना ही हो सकता है, बाइलिंगुअल का बाकी नहीं हो सकता। कच्छ क्षेत्र है जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, कुछ दादरा, कोई हमारे केंद्र शासित चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली कुछ हमारे पास हैं। इनमें अगर जाएंगे तो इसमें 90% इस समय हिंदी का काम चल रहा है।
बाकी दक्षिण भारत का भी कहेंगे जो गच्छ क्षेत्र है उसमें भी हम लोग करीब करीब 60 से 65% जा चुके हैं। ये कार्य भारत सरकार क्रमशः कर रही है और बहुत काम है। मैंने फिर वही कहूंगा, जो इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जो इन क्षेत्रों में काम करता है, वो इनको जानता है। बाकी साहित्य वाले लोग हैं, उनको इन क्षेत्रों का सचमुच पता ही नहीं है। जब आप उसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हमारे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति जी बने थे और जब उनको कहा था कि आप भारत के राष्ट्रपति हैं, अब आपको केंद्र सरकार की भाषा नीति आती है, पहली भाषा केंद्र सरकार की हिंदी है, दूसरी अंग्रेजी है, इसलिए आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। जो केंद्र सरकार में जो भी आता है हिंदी का पाठ्यक्रम सीखना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि मैं तो हिंदी नहीं जानता। किसी ने फिर यह कहा कि सर आप तो 35 से 37 साल तक केंद्र सरकार में रहे, किसी ने आपको टोका नहीं। और उसके बाद भारत सरकार की व्यवस्था है, चाहे किसी भी पद पर हो, एक जो वहां प्राध्यापक आता था, उनके यहाँ पढ़ाने के लिए प्राध्यापक आता था, 25,000 महीने उसको सैलरी देते थे, एक ही दिन 2 दिन आता था, उनको हिंदी सिखाई। और कलाम साहब का है उत्तर प्रदेश जहाँ भी वो जहाँ गए उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। ये बात नहीं, हिंदी का ऐसा एक मोह है, चाहे अंग्रेज आए कोई भी इसको सीखा। और इस समय तो हिंदी, जैसा कि आपने भी कहा था, आपने तीसरी भाषा बना दिया, लेकिन पिछले आंकड़े कहते हैं दूसरी भाषा है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग आप देखिए, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, कितने सारे। उसके बाद कनाडा में जाइए, हिंदी कितनी अच्छी स्थिति है, हिंदी की स्थिति कितने सारे देशों में तो हिंदी की बहुत अच्छी स्थिति है, भारत में भी स्थिति है। लेकिन हम एक मानसिकता को लेकर चलते, उस मानसिकता को बदलने के लिए देर लगेगी। मुझे लगता है एक वाक्य में आपका जो एक बीच अधूरा रह गया उत्तर, एक जो बीच में आया था जो मानसिकता है, अब धीमे धीमे आपके बड़े बड़े जो संस्थान है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो या संघ लोक सेवाएं हो या आपके राज्य के कमीशन हो, वो धीमे धीमे अपनी भाषाओं को और केंद्र की भाषा को इसको ले जा रहे हैं। और अब तो आप देखिए, कोई भी आईएएस आईपीएस बने उस हिंदी के माध्यम से काफी आगे जा सकता है। ये सब भाषाएं, इसलिए इस समय ये मोदी सरकार ने तो सचमुच हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। यूएन का आप समझते हैं, हमारा देश का कोई भी नेता जाता है वो हिंदी में ही बोलना बाहर पसंद करता है कि आपको बिठा लीजिए सामने, इंटरप्रेटर कर देंगे। अब हिंदी की स्थिति पूरी दुनिया में बहुत अच्छी है। अगर भारत का कहें तो भारत का इस समय आप देखिए नेतृत्व है मोदी जी का, वो नेतृत्व पूरी दुनिया में, उसकी वाह पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है, लेकिन उसके साथ हिंदी भी साथ साथ जा रही है। ये संदर्भ है। जी मैडम, धन्यवाद, आप यहाँ उपस्थित रहे और आपने हिंदी के बारे में इतनी विस्तार से बताया, उसकी शुरुआत से लेकर और आज की स्थिति तक आपने बहुत ये कह सकते हैं गागर में सागर भर दी। और हम इसी की अपेक्षा रख रहे थे। हमारे जो प्रेक्षक हैं वो निश्चित रूप से इससे अवगत हुए हैं कि आज हिंदी कहाँ है। धन्यवाद।